For those who've been following politics in the country, you know that in various states, especially in the Hindi Patti as we call it, the MY combination has been seen as crucial for the victory of a lot of regional parties, like the Samajwadi Party in Uttar Pradesh or the RJD in Bihar. But now it seems like the BJP has found their own MY. And no prizes for guessing this one right. It's Mohan Yadav, the Chief Minister of Madhya Pradesh, the MY of BJP. Please welcome him on stage with a huge round of applause. चुनाव अब बिल्कुल सिर पर है और आपका सत्ता में आगमन ही हुआ है 29 में से 28 लोकसभा सीटों के साथ। यहां से आपको आगे ले जाना है। आपकी तैयारी कैसी है? माइक उधर से उठा लें सर। तैयारी कैसी है और कितनी सीटें आप मोदी जी को देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा हर राज्य, हर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी 24 घंटे करता है और उस नाते से मैं निश्चित बोल सकता हूं कि हमारी पिछली 28 सीट थी, कुल हमारे राज्य में 29 सीट है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 29 ही सीट हम जीतेंगे। तो छिंदवाड़ा जीत के लाएंगे या कमलनाथ जी के साथ, नकुलनाथ जी के साथ कुछ करके ले आएंगे छिंदवाड़ा? नहीं, चुनाव अगर हुआ तो चुनाव में तो जीत के आना, ये हमारी सबकी संकल्प शक्ति। और कैसे छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे सर? चुनाव है तो चुनाव तो जैसे कार्यकर्ताओं के भरोसे हमारा जो अभी तक का अनुकूलता है। हाँ। आप अंदाज लगा लीजिए कि कमलनाथ जी कितने से जीतते थे। पिछली बार केवल हम 40,000 वोट से हारे हैं, तो लगभग 3 लाख वोट पिछली बार कवर किए। और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का 5 साल का सफलतापूर्वक नया टेन्योर हुआ है। उन्हीं के नेतृत्व में हम बड़ी प्रचंड बहुमत जीत से पिछली विधानसभा में 163 विधानसभा जीते हैं। तो ये तो अपने आप। और अभी आप थोड़ा मध्य प्रदेश का आंकड़ा ले लीजिए, खुद परसों छिंदवाड़ा के 2000 अलग अलग पदाधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 50,000 लोगों पर आपकी नजर है, कांग्रेस वालों पर 50,000 लाने वाले हैं धीरे धीरे। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ? राहुल गांधी जी यात्रा निकालते हैं कि कांग्रेस में वो न्याय यात्रा पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम तो सर पीछे पीछे कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकल रही है उनकी। जिधर से वो जाना कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं लोग और अपने पास आते हैं। एक तस्वीर जरा मंच पर दिखाते हैं हम लोग, इसमें आप सब इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इस तस्वीर में स्पॉट द सीएम कॉन्टेस्ट है। ये कौन है वो जो स्पॉट कर सकता है सीएम को? नो, वो तारीख थी 11 दिसंबर 2023, 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी। नो, यू रॉन्ग, 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी थी। उससे पहले ये तस्वीर ली गई थी विधायक दल की। अगली तस्वीर दिखाते हैं, शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। या देखिए, हमने आपके लिए एरो बना दिया है। तीसरी कतार, उसमें बड़े बड़े नाम उछाले जा रहे थे। उसमें से कई तस्वीरों में भी हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर साहब। कई नाम उछाले जा रहे थे कि वो सीएम बन सकते हैं। आधे घंटे के अंदर क्या हुआ कि मोहन यादव जी का नाम सामने आ गया। क्या आप भी उतने ही अनजान थे जितने हम लोग थे? उस दिन का जरा ब्यौरा दे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और आपको कैसे चुना गया। देखिए, अगर सही पूछो तो मैं भी अपने मित्र के साथ, ये तो अभी आप बाहर की पोज वाली है, अंदर जब हाल में बैठे थे तो मेरे पास मेरे एक मित्र अशोक रोहाणी जी, विधायक जबलपुर, दाईं तरफ दूसरे विधायक माननीय विधायक बैठे थे। वो मेरे को मंच पे बता रहे थे कि देखो उनका चेहरा खिला हुआ है, ये बनेंगे, ऐसे करके 2-3 लोगों का मैं उनके पास आधे पौन घंटे अच्छे से, जब पूरा हमारा सेशन चल रहा था, बाकी वो फोटो फिर से दिखाइएगा जरा, हम लोग भी देखिए किसका किसका चेहरा खिला हुआ था उस दिन। हाँ, तो आप लोग बात कर रहे थे कि ये जरा बाहर वाली है, एक अंदर वाली। अच्छा, अंदर वाली भी एक तस्वीर, एक हाल में मीटिंग, जब इसके बाद ये बाहर का सेशन था। अच्छा, अंदर हाल में भी तब तक खिले हुए चेहरे थे मतलब? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता का चेहरा खिला ही रहता है, ये भाजपा की विशेषता है। लेकिन मैं लास्ट की रो में उसमें भी बैठा था, उसी हाल में, और मैं लगभग बहुत देर से उनके साथ बातचीत दूसरी करता रहा था। तो ऐसे वो बातचीत करते करते बता रहे थे कि ये हो सकते हैं, ऐसे मित्रों की भी बातचीत होती है। मैं भी कह रहा था हाँ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, सीनियर है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे वो बातचीत करते करते जब माननीय मनोहरलाल जी खट्टर साहब का नंबर आया, उनने अपनी बात रख दी। फिर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान खड़े हुए, उन्होंने कहा अब मैं नए विधायक दल के नेता का नाम अनाउंस कर रहा हूँ। तब भी मैं बातचीत में ही लगा हुआ था।
तो उन्होंने कहा कि ये नए विधायक दल के नेता डॉक्टर मोहन यादव होंगे। मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम बोलेंगे, तो मैं बात में लगा रहा। तो फिर उन्होंने कहा अरे आपको कहा ना आप खड़े होइए। तो मैंने कहा मेरे को खड़ा होना क्या, मैं समझा उसी में से किसी को होना होगा। तो एकदम चौंक करके उन्होंने कहा नहीं आपको ही खड़ा होना। तो मैं 2 मिनट तो बैठे ही रहा कि मेरे को ही उठना है कि इसको उठना है। अच्छा। अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जो कभी सोचते नहीं ऐसा होता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये विशेषता उनकी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी काम दे देते हैं। तो आपकी नज़र में उनको आपकी क्या खूबी दिखी होगी? ये मेरे को थोड़ी मालूम, ये तो उनको मालूम होगा। कुछ ऐसा आपको लगता हो कि मैं शायद तो- मेरा ये वाला काम पीएम साहब ने देखा हो, उनको लगा हो कि ये जो तरीका मेरा था, ऐसे क्या काम आपने किए हैं उज्जैन में? मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता की पूरी डिटेल जानकारी हमारे प्रधानमंत्री सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को रहती है। और हमारे यहाँ ये पार्टी की विशेषता भी है कि अगर आगे रह करके हम अपनी कोई बात करने जाएंगे, हम लॉबिंग करने जाएं, कुछ करने जाएंगे, तो कभी नंबर जीवन में नहीं आएगा, ये मालूम है। लेकिन उनकी निगाह में सब रहता है, और पार्टी हमारे यहाँ ये मौका देती है। मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो इन सबको मौका देती है। आप मूल मंत्र दे गए, आपने शायद लॉबिंग नहीं की और इसीलिए आप बन गए, आपने खुद ही बताया। आपका धन्यवाद अगर ये बात मेरी पहुंच रही तो आप तक। अगले सवाल पर आते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी किसी भी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तो क्या आपके जरिए हिंदी पट्टी के, क्योंकि MY समीकरण एक वो भी है जिसमें मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए कई क्षेत्रीय दलों ने बिहार यूपी में अपनी पैठ बनाई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक दाव भी है जिससे Y समीकरण को साधने की कोशिश होगी लोकसभा चुनाव में? मैं थोड़ा संशोधन कर दूं इसमें। हाँ बोलिए। ये गलत जानकारी है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि किसी की भी कार्यकर्ता की अगर उसकी लगन, उसकी योग्यता, अगर उसमें देश और समाज के प्रति काम करने की क्षमता होती है, तो वो किसी भी जाति समुदाय का हो, किसी भी परिवार का हो। जैसे मेरे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार, जिनके जीवन में कभी पिताजी विधायक नहीं बने, पार्षद नहीं बने, मैंने खुद ने खेती की है, मैंने होटल चलाई है, ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को केवल एक ही पार्टी मौका दे सकती, वो भारतीय जनता पार्टी। वो जाति नहीं देखती, वो केवल जो 4 जाति बताती है उसका। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन फायदा तो होगा नहीं, ये फिर दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी अकेले की क्यों, पूरे जितने भी अभी तक के मुख्यमंत्री बने हैं, अब एक एक का नाम देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ही करती है। उसके उल्टे दूसरी पार्टी को आप पकड़ लीजिए, पिताजी अगर मुख्यमंत्री तो बेटा बनेगा, बिहार हो, यूपी हो, कोई और पार्टी देख लो, उनके परिवार में वंश परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में वंश परंपरा नहीं। ये मुझे इस बात की गर्व है। अब चुनावी बिसात पर जरा आते हैं, क्योंकि चुनाव इतने करीब है। जहां से हमने शुरुआत की थी, आपने जब सत्ता संभाली, यहाँ पर लगभग 3.5 लाख करोड़ का, जितनी मेरी जानकारी जो मुझे पता चली, ऋण आपके राज्य पर है। और पिछले चुनाव में भी माना गया कि लाडली स्कीम हो या फिर लखपति दीदी का स्कीम हो, कई सारी ऐसी स्कीम्स बड़ी निर्णायक साबित हुई बीजेपी की जीत में। ऐसे में जो ये तमाम स्कीम्स हैं और उसमें पैसा को बढ़ाया जा रहा है, 1000 से 1250, 1250 से और बढ़ाएंगे, ये पैसा क्या आप लोग देने की स्थिति में हैं? कैसे इसको आप, अर्थव्यवस्था को कैसे आप स्टेट का मैनेज करेंगे? देखिए, ये हमारा राज्य बहुत बीमारू राज्य था, ये मैं जानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी या हमारी सरकार के रहते रहते लगातार इसके अचीवमेंट हो रहा है, और उसमें हम बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी में लगभग 4.5% की अभी हमारी अपनी स्टेट की उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आने वाले समय में हम 9% तक ले जाने वाले हैं, और सभी क्षेत्रों में समान रूप से। एक बार हमने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है। पहले की ये सरकार, आज से जब कांग्रेस की सरकार थी, लगभग हर 2 महीने बाद हमारे को ओवरड्राफ्ट सरकार होती थी, किसी न किसी अकाउंट को बंद करना पड़ता था। लेकिन लगातार आज हम एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% पे, विश्व के सर्वाधिक कोई एक राज्य की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर है तो मध्य प्रदेश की है। 24% हम इंडस्ट्री ग्रोथ में आ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आप अंदाज लगाइए कि हमारे यहाँ आज इरिगेटेड एरिया अगर माने तो लगभग 96,000 से ज़्यादा हेक्टेयर सिंचाई हम अगर कोई कर पा रहे हैं तो अकेला मध्य प्रदेश है, और हमने 1 करोड़ का टारगेट लिया है। शिक्षा नीति अगर लागू हुई है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में लागू हुई है। हमारे मेडिकल कॉलेज से लेकर के सभी सेक्टर में समान रूप से जिस प्रकार से ग्रोथ हमने दी है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो नीति आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों का जो हमने टारगेट तय किए हैं, निश्चित रूप से अभी हमारा 5वां नंबर का राज्य है, हम इसको 1 नंबर के राज्य पे ला कर रखेंगे।
सीटों पर वापस आते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां राजस्थान है, गुजरात है, एमपी में भी 28 आउट ऑफ 29, बिहार 39 आउट ऑफ 40, मतलब सैचुरेशन पर पहुंच गए, फिसलने का डर है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप छिंदवाड़ा संभालते संभालते कहीं इधर का मामला बाकी जगहों का ना बिगड़े? ये आप इसके बजाय थोड़ा स्केल देखिए, 2003-4 से हमारी सरकार है। हाँ, बीच का टेन्योर थोड़ा सा छोड़ दें, हर बार हमारी सरकार की ग्रोथ बीजेपी की दृष्टि से धीरे धीरे धीरे, अभी जैसे अभी आपने कहा है कि 50,000 लोग आपके भाजपा में आने को तैयार है कांग्रेस छोड़ करके, ये संकेत क्या है? अब तो हमको कहना पड़ रहा है भैया अभी हमारे यहाँ जगह नहीं है, थोड़ी देर ठहरो, आप अभी आगे देखेंगे। ये हाल है। हम क्या करें, कांग्रेस खत्म हो रही है, हम क्या करें? और एजेंसी के डर से तो नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि एजेंसी के डर से आप लोग ला रहे हैं। आप एक भी नाम बताइए जैसा इस ढंग की कोई घटना हमारे मध्य प्रदेश में हुई हो। लेकिन उसके उल्टे कांग्रेस के जो बड़े नेता है, अभी आपको नाम बताता हूँ, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री के 2-2 कार्यकाल में रहे हमारे यहाँ पर, भोपाल के बड़े नेता हैं, आप सब जानते, 4 दिन पहले बीजेपी में आए, जिनके 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, परिवार उनका बड़ा पदाधिकारी रहा है। कौन कौन से नाम है, हर नाम को देखो तो हमारे लिए बड़ी बात है। सुरेश पचौरी जी कितना बड़ा नाम है, लेकिन वो न कहा कि मैं आया हूँ बीजेपी में और मैं माननीय मोदी जी की इस बात का कायल हूँ कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कांग्रेस अब वो नहीं रही जो कांग्रेस पुराने समय में जानी जाती थी। कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ? मैंने तो कमलनाथ जी से मैं केवल कमल की बात जानता हूँ, कमलनाथ की मैं नहीं कह सकता। पक्का? मैं तो वही, मेरा अपनी पार्टी का ऐसी चुनाव खबर आई थी कि वो आना चाह रहे थे, फिर मैंने क्या कहा कि कुछ ये कुछ बात हो भी गई, फिर कुछ नहीं हुई, फिर बात बनी नहीं, ये क्या तो हुआ? दिल्ली की आपकी जानकारी होगी, मेरी जानकारी में तो मैं कमल का चिन्ह लेकर के चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ। नेता तो आप हैं मंझे हुए। नेता तो नहीं, कार्यकर्ता हूँ। उज्जैन पर आते हैं जरा। उज्जैन, आपने कहा है हमेशा कि महाकाल मेरे पिता हैं, मैं उनको मानता हूँ, आपको लगता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन उज्जैन को लेकर भी बहुत पॉलिटिक्स हुई है बीते दिनों। वहाँ पर जो आप लोगों ने मॉडर्नाइजेशन किया या फिर ब्यूटिफिकेशन किया, उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उज्जैन को हम ऐसी जगह बना देंगे जहाँ विश्व भर से लोग आएंगे। तो इसमें दोनों में डिफरेंस बताइए, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी आरोप वहीं पर लगा और आप दम भरते हैं कि हम उसको वर्ल्ड के सिनेरियो पे ले आएंगे। देखिए, ये आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। लगभग 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन उज्जैन तो क्या पूरे प्रदेश में जो विकास के मामले में जो दरकार थी वो कहीं कुछ नहीं कर पाए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम किया। उसमें एक बड़ा काम किया स्मार्ट सिटी के माध्यम से पैसा देने का। स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे जो उज्जैन में जैसे पैसा मिला है, उसी के परिणाम स्वरूप हमने उज्जैन में, चूंकि स्वाभाविक उज्जैन बात करते तो बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग की बात आ जाती है, तो ज्योतिर्लिंग के लिए पूरा कैंपस में केवल देवस्थान जहां हम पूजा करते हैं उसके बजाय हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी विभिन्न प्रकार के हमारे मूर्तिकार के माध्यम से अपनी संस्कृति को समझाने का मौका देखा गया है। जैसे हमारे यहाँ दुर्गायन, शिवायन, कृष्णायन, ये जो परंपरा, तीनों परंपरा उज्जैन से जुड़ती है। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। दुर्गायन शक्तिपीठ में से हरसिद्धि माता के शक्तिपीठ में है। शिवायन हमारे यहाँ शैव परंपरा बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान शिव की विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का परिवार है, उनकी अपनी अपनी एक प्रथा है, उसकी अपनी अपनी मान्यता है। तो भगवान शिव के भी 2 विवाह हुए, एक पार्वती माता से, एक सती माता से। उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को समझने के साथ फिर ये जो चराचर जगत है, ये निराकार से साकार और साकार से निराकार की यात्रा में मृत्यु लोक में पिंड आता ही इसीलिए आत्मा के रूप में। तो ये सबका समय नियत है। ऐसी कई सारे रहस्यों को बजाय शास्त्र में बोलने के दिखा करके हम अपनी संस्कृति से परिचित कराने का एक बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने महाकाल के महालोक बनाने का किया है। स्वाभाविक रूप से जब हम बनाते हैं और एक समय सीमा में बनाना था, तो FRB की प्रतिमा वगैरह कुछ बनाई थी। जब बड़ी आंधी आती है तो आंधी में स्वाभाविक रूप से कुछ मूर्तियाँ लगभग 600 मूर्ति में से कुल 5-7 मूर्ति गिरी। अब मूर्ति गिरी तो स्वाभाविक रूप से हमने जिनको टेंडर दिया था उनसे एग्रीमेंट में था कि वो वापस लगाएंगे, पूरा खर्चा वो उठाएंगे। तो जैसे आंधी आई तो बड़े बड़े मकान धराशायी हो जाते हैं। एक कांग्रेस के नेता का तो पूरा वेयर हाउस उड़ गया था, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं? तो मूर्तियां वापस लगवा दी। अब उनने कहा भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। भाई जिसने लगाई थी उसने वापस सुधार के दी है, वो वापस लगी हुई है। तो अभी इसमें बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। आपने एक और नियम तोड़ा है, पहले कोई सीएम वहां पर रात में नहीं रुकता था, आप वहां पर रुकते हैं उज्जैन में। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा कुछ और है।
अभी तक आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि एक तो भगवान राम जी तो हैं ही अयोध्या के, एक उज्जैन में महाकाल, और कांग्रेस की पैराशूट लैंडिंग, इसके जरिए आप लोग 2024 में अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? अब आपने आखिरी बात बोल दी तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। पैराशूट का ज़माना नहीं है, या ज़मीन पे चलने वालों का ज़माना है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को मौका मिल रहा है, वो भी हम विचार करें। कांग्रेस में कोई नेता है सलाह जो ज़मीन पे जुड़े तो कांग्रेस के कुछ अच्छा हो सकता, नहीं तो उनके लिए तो दिन अच्छे नहीं है, खराब ही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लेकर पहले कांग्रेस मुक्त भारत करना था, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है, ये क्या हो गया? मैंने क्या कहा कि उनने भारत जोड़ो के नाम पर कांग्रेस छोड़ो यात्रा चली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो रात दिन उनकी कार्य व्यवहार पद्धति ऐसी है कि कांग्रेस पे लोगों का भरोसा टूट रहा है। कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता पूरे देश में, मेरे प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता है? हम जानते हैं सिंधिया जी पहले हमारे पास आ चुके हैं, अभी आप जिनका नाम बोल रहे हो वो भी दरवाजे पे खड़े, आज नहीं तो कल पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ, आज जितने आए हैं उनके भरोसे से भाजपा लोगों का विश्वास जीत रही है। 8.5 करोड़ जनता प्रदेश की हम पे भरोसा करती है, पूरे देश की 142 करोड़ की आबादी माननीय मोदी जी पे भरोसा करती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता का पिछले 10 सालों में सरकार के साथ विश्वास बना है, निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। 400 पार आपकी बार मोदी सरकार, और उसके लिए 29 सीटें आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन आप क्या कर क्या रहे हैं? आपका अभियान क्या शुरू हो चुका है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? वहाँ योगी जी निकल गए हैं, वो रैलियां शुरू कर रहे हैं, अयोध्या से शुरू किया उन्होंने। देखिए आप क्या करेंगे? हमने कहा कि भाजपा को चुनाव के आधारित काम करने वाली पार्टी के नाते नहीं जाना जाता है। भाजपा की अपनी स्ट्रेटेजी बहुत स्पष्ट रहती है कि जब सरकार बनती है तो जनता के हित के निर्णयों को लगातार वो लागू करती रहती, जनता के बीच में जुड़ी रहती है और सरकार के माध्यम से हमारे आदर्शों को स्थापित करते रहते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये लगभग 3 महीने की सरकार है और 3 महीने की सरकार में समान रूप से हमने सभी सेक्टर में काम किया, कोई सेक्टर खाली नहीं छोड़ा है। और इसी निर्णयों के आधार पर जनता के बीच लगातार, अभी आपने जो 2 दिन पहले सर्वे बताया है, उस सर्वे में स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा के लिए और अनुकूलता बनी। लेकिन किया क्या है? आपने कहा कि बहुत 3 महीने में मैंने काफ़ी काम किया है, क्योंकि देखिए सीए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मुझे नहीं पता कि ये मुद्दे मध्य प्रदेश में कितने आपके विरोध में जा सकते हैं, लेकिन किसानों का एक मुद्दा, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान भारी तादाद में है, कृषि से जुड़े हुए लोग, उनकी ज़िंदगी आधारित बहुत लोगों की है। ऐसे में एसपी गारंटी कानून को लेकर यहाँ पर, लीगल गारंटी कानून को लेकर यहाँ दिल्ली में भी विरोध हो रहा है और इससे पहले देखा गया है मध्य प्रदेश में भी हुआ है। किसानों के लिए क्या करेंगे? कृषि क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की अभी मैंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% जो बताई थी, वो हमारी एनवीडी नर्मदा वैली के लगभग दोनों तरफ, निमाड़ से मालवा तक और महाकौशल सभी क्षेत्रों में एरिकेटेड एरिया बढ़ाया गया था। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो एक बड़ा अभियान चालू किया, नदी जोड़ो अभियान, माननीय अटल जी ने शुरू किया था, लेकिन वो छूटा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इतने कम समय में हमने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए उसका निर्णायक मुकाम तक पहुंचा दिया। एक 20 साल से हमारा कांग्रेस की सरकार के समय से अशोक गहलोत जी मध्य प्रदेश और राजस्थान का समझौता नहीं कर रहे थे। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जो लगभग 70,000 करोड़ की है, उसका एमओयू हमने कर दिया, इसका टेंडर हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, मालवा और चंबल वाला, ये पूरा 13 जिलों में इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा ट्राइबल का बेल्ट है, या कोदो कुटकी, जो मिलेट्स के जो अनाज होते हैं, तो 1,000 रुपये प्रति कुंटल हमने उसमें बढ़ावा दिया है। इसके प्रोडक्ट को नीचे लाने के लिए फूड इंडस्ट्रियों की श्रृंखला खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए हमने खास करके, अभी तक केवल एग्रीकल्चर कॉलेज में एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर होते थे, इसको सामान्य विश्वविद्यालय में अनुमति दे करके, क्योंकि कृषि आधारित राज्य है, तो नीचे तक यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में एग्रीकल्चर की शिक्षा दें, हार्टिकल्चर की शिक्षा दें भविष्य में। ऐसे कई सारे काम जिसके माध्यम से जनता का विश्वास हम पे बन रहा है। चूंकि अब अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान एक भारी भरकम सीएम जो कि इतने लंबे वक्त से थे, उनसे आपने ये कुर्सी ली थी। ली नहीं, दी है उन्होंने। दी उन्होंने। ये दबाव कुछ दिन रहा क्या आप पर कि शायद वो भी चाहते थे और मुझे चुना गया है, ये दबाव रहा क्या? देखो, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पार्टी परिवार आधारित काम करने में विश्वास करती है। हमारे यहाँ हमेशा कोई छोटा कार्यकर्ता भी हो तो उसको परिवार की तरह लेके चलते हैं। तो शिवराज सिंह जी ने स्वयं ने मेरे को प्रस्तावित किया, आज भी मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूं। अभी 2 दिन पहले ही वो चूँकि अब विदेशा के प्रत्याशी घोषित हुए, तो मैंने उनके साथ मंडीदीप में एक बड़ा कार्यक्रम किया।
थोड़े दिन पहले बुधनी में एक सैनिक स्कूल की भूमि पूजन में हम साथ में सम्मिलित हुए थे। एक उनने वृक्षारोपण का बड़ा अभियान चलाया हुआ है, मैं उसमें शामिल हुआ। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे सभापति हैं, उनके साथ अभी मुरैना में कार्यक्रम था। माननीय सिंधिया जी के साथ मैं ग्वालियर के कार्यक्रम में था। प्रहलाद पटेल जी हमारे बड़े नेता, यहाँ के मंत्री थे। आज सवेरे ही मैं उनके साथ एक मीटिंग आपने करके तो आया हूं। सद्भावना पर एक पूरा ऐसे ही लिख दिया, लेकिन चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं, आप लोग भी देखिए, इसी के साथ अंत करेंगे। आपने एचआर में भी पढ़ाई की है, आपने लॉ में भी की है, मेडिकल में भी आप कर रहे थे, और फिर आपने छोड़ा क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था। ये लाठी भांजेंगे अब मुख्यमंत्री जी, तो कोई कला आपने छोड़ी नहीं है। पानी में रह के शवासन भी करते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए, अभी आपने शिक्षा की बात करी है, मैं 5000 साल पुराने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम की बताता हूँ। भगवान कृष्ण ने कंस को भले ही मार दिया, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने वो उज्जैन आए थे। और उज्जैन में आकर के उनने जो 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण जो शिक्षा ग्रहण की, मुझे आज यद्यपि मैं शिक्षा मंत्री रहा, मैंने कोशिश की है कि वो प्राचीन विधाएं सब वापस एजुकेशन का हिस्सा बने। कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ों से लोग अपने जीवन में इनको धारण करें। पढ़ना लिखना ये बात है, लेकिन शारीरिक दक्षता में कौन कमी रहना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मुझे वो दिखा करके हम कहीं किसी पद पे पहुंच जाएं, लेकिन शारीर को भी अपने इस लायक बनाए रखें जिससे हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये मान्यता है। मोहन यादव जी, आप मंच पर आए, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद, बहुत हम आप धन्यवाद। भर रहे हैं 29 सीटों का, देखते हैं चुनाव में क्या होता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।